नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव, लेकिन अब तक वोटर लिस्ट ही नहीं आया है। 30 तारीख को आने वाला था। अब खबर है कि 1 तारीख को आएगा। लेकिन वोटर लिस्ट आने के बाद भी समस्या का समाधान अभी नहीं है, क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर फाइनल सुनवाई है। और उसके बाद एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। क्या ये जो मतदाता सूची तैयार हुई है इसके आधार पर वोटिंग होगी, या एसआईआर को रद्द किया जाता है? अगर एसआईआर को रद्द किया जाता है तो किस मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग होगी, ये एक सवाल होगा। कई लोग कह रहे हैं कि लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसी आधार पर होगा, और जो नए मतदाता सूची बनेगी, जो मतलब नए मतदाता जो जोड़े जाएंगे उनको अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो एजेंडा था बीजेपी का, घुसपैठिया, उस एजेंडे का क्या होगा? क्या वो घुसपैठिया एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर को रद्द करने के बाद भी चलेगा? हालांकि अभी बिहार में घुसपैठिया नाम का एजेंडा चल नहीं पा रहा। बिहार में कोई एजेंडा चल रहा है तो वो चल रहा है, एक तो मुद्दों की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात हो रही है, प्रशांत किशोर के आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, सम्राट चौधरी के ऊपर, अशोक चौधरी के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर, बीजेपी की और नेताओं के ऊपर कई आरोप लगाए हैं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सम्राट चौधरी ने भी जवाबी इंटरव्यू दिया जिसमें जवाबी आरोप लगाए। उसमें भी कहीं लगा नहीं कि सम्राट चौधरी परेशान है, बल्कि वो खुद दहाड़े और कहा कि जो प्रशांत किशोर है वो पहले अपने बारे में साबित करे कि कहां से इतना पैसा ले आए, और राजनीति में आए हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। एक और चर्चा चल रही है कि जो ढाका एक विधानसभा क्षेत्र है, वो ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका नहीं, मोतिहारी में एक विधानसभा क्षेत्र है ढाका। बेसिकली वो शिवहर जिला में पड़ता है, लेकिन वो वहां पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बाकायदा बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 80,000 मतदाताओं के नाम जो है वो काटने के लिए बीजेपी के लेटर हेड पे किसी लोकेश नाम के व्यक्ति ने चुनाव आयोग को लिखा है। अब तरह तरह की चीजें चल रही है। आम आदमी जो है वो जैसे मेला में घूमने आता है ना, तो तरह तरह की दुकानें सजी हैं, तो कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, वही चल रहा है बिहार में। नीतीश जी और मोदी जी मिलकर के पैसे बांट रहे हैं चुनाव से पहले ही। 10-10 हजार रुपया लेने में लोग लगे हुए हैं, जिनका नाम नहीं है वो जीविका दीदी के लिस्ट में शामिल होने के लिए दौड़ रही हैं। सबको लग रहा है कि 10-10 हजार हासिल कर लिया जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख रुपया हम देंगे आपको रोजगार करने के लिए। चिराग या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आम आदमी हर तरफ देख रहा है, और नीतीश कुमार से गुस्सा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार लगता है उनको कि अब नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हैं तो, और बीजेपी अब जो है कब्जा कर लेगी। क्या बिहार का आम आदमी बीजेपी की सत्ता चाहता है? बिहार का आम आदमी आरजेडी की सत्ता चाहता है? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे हम। और एक और चर्चा है कि लद्दाख, आप जानते हैं सोनम वांगचुक जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, और अभी वो राजस्थान के जयपुर जेल में है। दूसरी तरफ लेह अपेक्स बोर्ड बॉडी जो है, और दूसरा डेमोक्रेट करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, शायद यही नाम है, KDA, LAB, KDA, वो दोनों जो है कह रहे हैं कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। जो मारे गए लोग थे 4, उसमें से एक सेना का रिटायर्ड जवान भी था। आज उसकी जब यात्रा निकली, अंतिम यात्रा निकली, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, नम आंखों से लोग शामिल हुए, और अफसोस जताया कि
सरहद पे लड़ाई लड़ी, करगिल में लड़ाई लड़ा था वो जवान। दुश्मनों की गोली से नहीं मारा गया, अपने ही देश की पुलिस की गोली से वो मारा गया। और LAB और KDA दोनों जो है गुस्से में है, और उनको लग रहा है कि गृह मंत्रालय या भारत सरकार उन पर जबरदस्ती थोप रही है, और जबरदस्ती वो नहीं मानेंगे। हालांकि 6 अक्टूबर का समय दिया हुआ है, अब आगे क्या होगा जो जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन लद्दाख से भी खबर ठीक नहीं है। हमारे साथ हैं सुनील जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज में बैठे हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका भी स्वागत। आप पश्चिम बंगाल में हैं। और हमारे साथ विनय भाई हैं। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय भाई पौंडीचेरी पहुंच गए हैं, जमशेदपुर में अब नहीं है। बैकग्राउंड से पता लगा लिया हम लोगों ने कि अब जमशेदपुर में नहीं है विनय भाई। वह सुनील जी, पहले मैं आपके पास आता। खबर ये थी कि 30 तारीख को ही मतदाता सूची जारी हो जाएगी। मीडिया में हालांकि अलग अलग तरीके के कयास चल रहे थे। एक चैनल की तरफ से आ रहा था, उसका जो वेबसाइट है, कि 70 से 72 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। पहले था कि 65 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। उसके बाद हुआ कि और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि और भी मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं, गए हैं। कि अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 70 से 72 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है। बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह वोटर लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अब तक जारी नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कल जारी होगी। अब जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं है, दोनों दौड़ भाग करेंगे। लेकिन सुनील जी, क्या लगता है आपको कि ये जो है एक ऊहापोह की स्थिति नहीं है, एक जो एक सामान्य सी स्थिति होनी चाहिए कि भाई लिस्ट में हमारा नाम है और हमको टेंशन नहीं है, हमको वोट देने जाना है। अब कल समझिए वोटर लिस्ट, कल कहा जा रहा है कल प्रकाशित होगी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि तमाम बूथों पे भी वो वापस वैसे ही लगाया जाएगा कि भैया जिनका जिनका नाम है आप देख लो। दूसरी तरफ 6 और 7 तारीख को, या 7 और 8 अक्टूबर को, बल्कि 6 और 7 नहीं, 7-8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है SIR को लेकर के। क्या आपको लग रहा है अभी मतदाता सूची का जारी किया जाना और 7-8 तारीख को डिसीजन दिया जाना, ये दोनों में कुछ विरोधाभास नहीं है? धन्यवाद धनंजय जी। SIR को लेकर के जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है वही संदेह के घेरे में है। और निजी तौर पर मेरा मानना यह है, और मैं इस बात को कहता रहा हूं, कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव 2024 के मतदाता सूची के आधार पर ही कराने की स्थिति होगी। जो बात कही और उसका कारण मैं मानता हूं कि SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता कहीं नहीं है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को सहूलियत देने का कोई स्थान नहीं है। जो तौर तरीका अपनाया गया है वह मतदाताओं को मतदाता सूची में अधिकाधिक संख्या में शामिल करने के बजाय इस बात को पे ज्यादा जोर है कि कैसे लोगों के नाम कटे। यह सोच ही, ये रिवीजन के सोच के ही खिलाफ ये प्रवृत्ति है। तो जो बात कही जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जाहिर की गई थी जब 6-7 की डेट लगाया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि हो सकता है इसके पहले चुनाव की तिथियां घोषित हो जाए और फिर हस्तक्षेप की स्थिति नहीं बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय भी कहा था कि मतदाता सूची में हस्तक्षेप की स्थिति रहेगी, और अगर अंतिम मतदाता सूची में गड़बड़ियां पाई गई तो पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मंशा के अनुरूप, विभिन्न राजनीतिक दलों के मांग के अनुरूप, स्थानीय नागरिकों के इच्छा के विपरीत ये पूरा का पूरा अभियान चल रहा है। और ऐसे मेरा ये मानना है कि अभी तो आपने कहा कि किसी संस्थान को देख करके कि 70-75 लाख लोगों के नाम कटेंगे। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने की बात कही थी। अगर आप याद कीजिए कि अंतिम सूची आने तक 2 करोड़ के नाम कटेंगे। तो इसीलिए आज की जो तिथि है, जो मतदाता सूची जारी करने की, अभी तक जारी नहीं हुई है। मैंने इसको पता लगाया अभी, और आज की जो तिथि है उस तिथि में जो आपत्तियां दाखिल की जाएंगी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए या मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए, उनके निस्तारण की अंतिम तिथि है ये। और
उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आज केवल वो ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है, देखिए क्या होता है, लेकिन कल जारी होने की संभावना है। वह भी मुख्य निर्वाचन आयोग को कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि वह अंतिम मतदाता सूची का भी परीक्षण करेंगे। मतदाता सूची जारी होने का की यह प्रक्रिया है कि प्रत्येक बूथ पर, जिस बूथ की मतदाता सूची है उसको डिस्प्ले किया जाए, वहां पर चिपकाया जाए, और आम मतदाता जो उस बूथ का मतदाता है वह जाकर के देखे कि उसका नाम है या नहीं है। तो ये चूंकि बीएलओ से अपेक्षा की जाती रही है कि वो घर घर जाकर के लोगों का नाम काटने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। बिहार में इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। सर्वोच्च न्यायालय में 7-8 लोगों ने खड़े होकर के कहा कि हम वो लोग जिंदा हैं, लेकिन मृतक के नाम पर उनके नाम काट दिए गए। ऐसे तमाम लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, उनके मीडिया संस्थानों में या रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसमें लोगों को वहां से माइग्रेटेड, वहां से स्थान परिवर्तन के नाम पर लोगों के नाम काटे गए हैं, जो लोग गलत बता रहे हैं। और अभी तो एक जिसका नाम आपने लिया ढाका विधानसभा क्षेत्र का, जहां पे 80,000 लोगों के नाम काटे जाने की बात कही गई है, और वे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपने खुद पत्र लेकर के निर्वाचन आयोग से इसका अनुरोध किया। तो और वो सब के सब मुसलमान हैं। ये सवाल है, ये तो ये चीजें तथ्यात्मक रूप से सबके सामने आई है। तो रिवीजन के नाम पर नाम काटने की जो प्रक्रिया चल रही है, या लोगों में रोष है इस बात को लेकर के। और विपक्षी दलों ने जो वोटर बचाओ रैली पदयात्रा निकाली, उसमें लोगों की भागीदारी भी संकेत करती है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। लोग इस प्रक्रिया से के तौर तरीकों से संतुष्ट नहीं है। यह है भी कि ऐसे ऐसे अभिलेख मांगे जा रहे हैं जो अभिलेख लोगों को कभी मिले ही नहीं, और उन अभिलेखों की अवहेलना की जा रही है जो अभिलेख सरकार ने ही प्रदान किए, व्यापक रूप से अभियान चला के प्रदान किए, और लगभग सभी लोगों के पास अभिलेख है, जिसका उल्लेख आप कर सकते हैं कि आधार कार्ड और निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र। लेकिन इसको इस रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल शुरुआती दिनों में नहीं किया गया आयोग के द्वारा। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आधार कार्ड को स्वीकार करने की बात कही गई, और बहुत विलंब से उसका आदेश जारी किया निर्वाचन आयोग ने। तो एक लंबा समय इस विवाद के कारण बीता है, जिसमें कि आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए। मेरा अपना मानना है अभी भी कि चूंकि निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली है वो पारदर्शी नहीं है, वह लोगों के हितों के अनुकूल नहीं है, वो लोगों को राहत देते हुए नहीं दिखाई पड़ती है। उसका पूरा का पूरा जोर कैसे किस तरह से लोगों के नाम कटे, और इसको लेकर के जो भी इन्होंने 65 लाख लोगों के नाम काटे थे, जो इन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, उसमें आप सोचिए कि सर्वाधिक नाम कटे हैं युवाओं के। रिवीजन के पहली प्राथमिकता रही कि जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं उनके नाम जरूर शामिल किए जाए, अभियान चला करके लोगों के नाम शामिल किए जाते रहे। लेकिन बिहार में निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई वह इस उद्देश्य को पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ी। लोगों ने इन बातों को सर्वोच्च न्यायालय में भी रखा, और राजनीतिक दलों ने इस विषय को आम लोगों के बीच में भी रखा। अभी भी मेरा मानना है कल ये लिस्ट आती है उससे पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता बहुत सारे लोगों का आधारहीन तरीके से नाम काटना है, तो इसको लेकर के लोग आक्रोश व्यक्त करेंगे। और जिस तरीके से रिवीजन की प्रक्रिया पूरी की जाती रही है, यह भी आरोप लगे हैं कि बीएलओज घर घर गए नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं किया है, उन्होंने अब मनमाने तरीके से लोगों के नाम काटे हैं, ये भी आरोप लगे हैं। और यह बात लोग न्यायालय के सामने भी कर रहे हैं, शपथ पूर्वक भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो संदेह परक है, और यह चुनाव की घोषणा के साथ साथ एक संशय विहीन मतदाता सूची तैयार हो पाएगी, इसको लेकर के मेरे मन में संदेह है। मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव भले घोषित हो जाए, घोषित हो ही जाएगा, उसको रोक नहीं सकते हैं आप। तो हालात यही बनेंगे कि ये कहा जा रहा है कि 5-6 अक्टूबर तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है। आज हम लोग सितंबर के महीने के अंतिम दिन हम लोग बात कर रहे हैं, आखिरी दिन हम लोग बात कर रहे हैं।
तो 1 हफ्ते के भीतर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। और 1 हफ्ते के भीतर जो प्रक्रिया मतदाता सूची तैयार करने की एक संदेश से परे मतदाता सूची बनाने की जो बात कही जा रही है वो तैयार हो पाएगी, इसको लेकर के मेरे मन में तरह-तरह के संदेह हैं। और ये मेरे संदेह का आधार निर्वाचन आयोग द्वारा अख्तियार की गई प्रक्रिया है। अब अभी भी मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जो मतदाता सूची है उसी आधार पर चुनाव कराया जाए। जी जी प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा जो मतदाता सूची जो जाहिर की है उसमें कुछ बड़े नहीं निकाल पाए लोग, विपक्ष के लोग खास करके, कि ये देखिए अगर सही वाकई बन गई है तो एक स्थिति ये, और दूसरा वैसी स्थिति में कि अगर चुनाव आयोग की जो ये लिस्ट है एसआईआर को अगर सुप्रीम कोर्ट लगता है कि गड़बड़ हुआ रद्द कर देता है, तो दोनों स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो चुनाव का पूरा जो माहौल बनेगा वो ईमानदारी वाला बनेगा, वो तो बड़ा घौच-पौच वाला बनेगा? और क्या इससे लगता है कि वोट चोरी वाला जो मुद्दा राहुल गांधी ने खड़ा किया है, वो वोट चोरी का मुद्दा रहेगा या वोट चोरी का मुद्दा गायब हो जाएगा? देखिए, बांग्ला में कहावत है, घोला जले माछ धरा, कि पानी को इतना गंदला कर दिया गया है कि उसमें माछ देखने का, जैसा माछ पकड़ने का, मछली को पकड़ने का हम लोग बिहार में भी बोलते हैं, तो पूरा का पूरा घोर मट्ठा कर दिया गया है। जो चुनाव का जो माहौल होता है उसको भी अब मतदाता सूची को ऐसा लग रहा है जैसे इसको पूरा का पूरा मथा जा रहा है। और चुनाव आयोग और सरकार का मकसद तो ये लगता है कि चुनाव हो तो हमारी शर्तों पर हो, न हो तो न हो। सो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन नो इलेक्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और उस हर चीज को विषाक्त बना रहे हैं जहां से आश्वासन होना चाहिए था। अब ये बात कह रहे हैं, सुनील सर कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि पुराने मतदाता सूची पर ही चुनाव करवा लें। अगर ये से नहीं होता है तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना, जो नए वोटर जिनका नाम शामिल किया जाता, जो स्वाभाविक रूप से जो उसका रिवीजन होता, जो हर चुनाव के पहले होता है और 1 जनवरी और फिर जुलाई, सितंबर और दिसंबर में ये होता है, तो 3-3 महीने पर होता है, तो जो फिक्स किया गया है बाद में। लेकिन चुनाव के ठीक पहले तो होता ही है। तो अगर नाम को अगर सामान्य रूप से जो होता है वह अगर नहीं किया गया है, जिनकी उम्र हो गई है और जो प्रावधान किए गए हैं कि उस समय तक सूची को अद्यतन कर लेना चाहिए, वे मतदाता कैसे वंचित किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद इसका केस के एसआईआर हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी इस पर सुनवाई बाकी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, ऐसी स्थिति हो गई लगती है जिसको बोलते हैं इन्फेक्चुअस। तो वो उसका कोई ये अगर इसका कोई फल निकल नहीं सकता है। अगर कोई जजमेंट आता है तो उसका सही फल निकले, उसके लिए जरूरी जो तमाम तरह की चीजें हैं वो नहीं है। ये स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है, इंटेंसिव अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसमें स्पेशल क्या है? व्यवहारिक रूप से स्पेशल यही है कि आप पूरी की पूरी मतदाता सूची को खारिज कर रहे हैं। तभी तो लोगों को बोल रहे हैं कि आपका नाम अगर पहले रहा भी है कभी, तो भी आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। हम भला क्यों मतदाता सूची में अपना नाम फिर से दर्ज करें? फॉर्म 6 जो है वो नए मतदाताओं के लिए है। कल अगर भारत सरकार कोई इस तरह की स्कीम लाती है कि जिनका जो 30 साल से या 20 साल से जो लोग मतदाता सूची में जो लोग मतदान करते आ रहे हैं, मतदाता सूची में शामिल है, उनके लिए कोई इंसेंटिव प्रोग्राम लेके आए, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आए, और उसमें तब तो हमारा मतदाता रहेगा, हम 60 साल के 70 साल के आदमी हैं, 80 साल के आदमी हैं, हम लगेगा कि हम 2 साल से मतदाता सूची में हमारा नाम है। तो एक तरह का इसको बोलते हैं एनोमली, एक तरह का एनोमली डेवलप कर जाएगा इसमें।
तो सबके जो है सो डेट लाइन की एक ही तारीख से, क्या है उसका नहीं है, क्या उसकी मंशा है नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे के पूरे लिस्ट को ही खारिज कर दिया और फिर नए सिरे से लिस्ट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब आज जैसा हम लोग इस धारणा में थे कि आज शायद उनको वो लिस्ट उनके वेबसाइट पे आ जाएगा, अब सुन रहे हैं कि 5-7 तारीख तक या उसके पहले भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, नोटिफिकेशन हो सकता है, और 45 दिन का समय दिया जाना चाहिए। तो अक्टूबर अगर शुरू हो जाएगा महीना, तो 2-4 अक्टूबर अगर होता है, तो अगर 45 दिन का जो मान्य समय है वो अगर दिया जाता है, तो ऐसे ही नवंबर की 15 तारीख तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगी। तो समय बिल्कुल ही एकदम नैरोड है। तो ये तमाम जो तकनीकी जो समस्याएं हैं, दिक्कत यह है कि 23 तारीख को विधानसभा का समय खत्म हो रहा है, 23 नवंबर को। हाँ, तो दिन गिनिए ना कि 23 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 23 तारीख तक अगर गठन होना है तो 45 दिन पहले कब होता है? 45 दिन, लेकिन बचेगा नहीं सुनील जी। फिर 22 मतलब 23 तारीख से विधानसभा का समय खत्म हो जाता है, 23 नवंबर से 22 नवंबर आखिरी दिन है। और अगर 6 तारीख को अनाउंसमेंट करेंगे ये लोग, तो फिर 6 तारीख से अनाउंसमेंट उसी दिन से लागू कर भी दिया, तो 45 दिन वहां से जोड़िए तो 45 दिन कहाँ बचता है, खत्म हो जाता है नोटिफिकेशन से जी। आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप अंतिम चरण का चुनाव तो बहुत बाद में होता है, तो क्या कहा जाएगा कि नहीं साहब 60 दिन लगा इनको चुनाव कराने में। अच्छा, ठीक है। ये नहीं है। अब ऐसे कहा जा रहा है कि 2 या 3 चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। हो जाना चाहिए। आदर्श स्थिति यही है। अगर बिहार का चुनाव कई चरणों में होता है तो यह भी निर्वाचन आयोग के सामने सवाल पैदा करेगा। 2 से 3 कहा जा रहा है अब तक जो खबर आ रही है जी। खैर इस पे आइए तो प्रफुल्ल भाई, जो क्या डेट आपको होता लगता है है कि वोट चोरी कितना चलेगा? देखिए, वोट चोरी का जो मामला है, अब ये तो जब उनका ये पब्लिश होगा तब देखा जाएगा, लेकिन वोट चोरी का मामला अगर ये सही हो जाता है और पीछे हट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट चोरी की स्थिति रुकी। अगर कोई भारी फेरबदल मतदाता सूची में नहीं होता है, और ये तो ग्राउंड पर पता चल जाएगा ना कि जो मतदाता सूची है, जितने बूथ बने हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता जितने सचेत ढंग से इस पर नजर रख पाएंगे, उससे पता चलेगा, फिर वहां से नया अध्याय शुरू होगा। अभी तो वोट चोरी की जो आशंका ही व्यक्त की जा रही है बिहार का जहां तक सवाल है, और बाकी जगहों का जहां तक सवाल है, कर्नाटक का हो या महाराष्ट्र का हो, वहां तो घटना घट चुकी है। तो उसका केस अलग है, उस पर अलग ढंग से विचार होगा और इस पर अलग ढंग से विचार होगा, और इस पर अलग ढंग से विचार होने के बाद कुछ होगा। सुनील सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो कई चरणों में होता है, तो जो प्रथम चरण से ही उनका दिन गिना जाता है, और मेरे ख्याल से तो आचार संहिता भी उसी दिन से लागू हो जाती है सभी क्षेत्रों में, चाहे उसके चुनाव कभी भी हो। उतना दिन में नहीं होगा तो अफरा तफरी मचेगी। और जो पहले मैंने कहा कि घोर मट्ठा कर दिया गया है, तो इस घोर मट्ठा की स्थिति में जो चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो सैंक्टिटी है उसकी, जो एक आस्था है लोगों की, उस आस्था पर तो संकट या शंका खड़ी कर ही दी गई। तो आस्थाहीन लोकतंत्र अगर होगा, अगर चुनाव में ही ये हो जाएगा कि नहीं, देखिए चुनाव को लेकर के लोगों के मन में पहले से ही काफी शंका रही है, और इतनी शंका रही है तो जाहिर है कि उसको दूर करना चुनाव आयोग का काम था। चुनाव आयोग के भरोसे लोग इस शंका पर काबू पा लेते थे अपने मन में, या जो लोग शंकालु होते थे उन्हें बताया जाता था कि नहीं, चुनाव आयोग ने सब कुछ किया है, फ्री एंड फेयर सिचुएशन में इलेक्शन हुए हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग पर खुद ही शंका हो जाए, वही शंका के घेरे में हो जाए, तो इसका निदान कौन करे? सवाल ये है। सुनील जी, क्या लगता है फ्री एंड फेयर जो आम आदमी चाहता है, कॉमन आदमी तो यही चाहता है कि सही तरीके से चुनाव हो, जिसको लोग वोट करें हो, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है उसमें फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ, आम आदमी कैसे यकीन करे इतने सारे संदेहों के बीच में? नहीं, ये जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के संदेह लोगों के मन में है, ये अनायास थोड़े है। आप पिछले वर्षों में चुनाव कराए जा रहे हैं जिस तरीके से, उस पूरी की पूरी एक एक घटनाक्रम को अगर आप ध्यान दीजिए, तो आप जो लोगों के मन में संदेह है वो आप उसको उसके कारण समझ में आते हैं। आप चुनाव तिथियों की घोषणा, अब आप याद कीजिए कि हरियाणा और गुजरात
या हरियाणा महाराष्ट्र का दो चुनाव अलग अलग घोषित किए गए, जबकि पहले के वर्षों में एक साथ घोषित होते रहे हैं। फिर आप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मसले, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो विपक्षी दलों की शिकायतें होती हैं उनको कितना संज्ञान में लिया गया, ये आप देखिए। उपचुनाव जो हुए, उन उपचुनाव में सुरक्षा बलों ने जिस तरीके के तमाशा किए, लोगों को जगह जगह रोक करके उनकी पहचान सुनिश्चित करना, मतदान केंद्र पर पहुंचना, जो उनका काम नहीं है, और उसका निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये सत्तारूढ़ दल के जो राजनीतिक कार्यक्रम है जो पूरे हो गए, तब आपने घोषणाएं की। एक ऐसे विधान राज्यों में जहां एक चरण में, 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं, और 6 चरण, 5 चरण, 8 चरण तक चुनाव आप करा रहे हैं। इतना लंबा चुनाव कराना, ये जिसके पास कम संसाधन है वो थोड़ी चुनाव लड़ सकता है। सत्तारूढ़ दल हो, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी हो, जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अरबों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन बाकी जिनके पास संसाधन, सीमित संसाधन है, वो इतना लंबा चुनाव कैसे सस्टेन कर सकते हैं? उसमें भी निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को आप देख लीजिए। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और पारदर्शी रखने की जो कोशिशें की गई, उसमें जो सरकार ने व्यवधान पैदा किए, अब उस लिहाज से लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर एक नियंत्रित निर्वाचन आयोग क्यों चाहिए? ऐसा निर्वाचन आयोग क्यों चाहिए जो आपके कहने पे चले, आपके भरोसे के लोग? आप एक ऐसा कोलिजन स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं जो तटस्थ लोगों को पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग नियुक्त करे? ये बड़े सवाल हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को लेकर के लोगों के लिए जो सरकार ने अवरोध पैदा किए, निर्वाचन की तिथियों की घोषणा को, जो मतगणना की प्रक्रिया है उसमें ये बातें खड़ी हुई। आप याद कीजिए, मैं कई मतगणनाओं को देखा, कई चुनाव की मतगणनाओं में मैं गया हूँ। शुरू में ही जो पोस्टल बैलेट होते थे उनकी मतगणना हो जाती थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलती थी। अब मनमाना है, आप लास्ट में खोल देते हैं, कभी आधी गिनती कर देंगे, फिर बाद में गिनती करेंगे। इसमें कम मार्जिन के जो चुनाव परिणाम है वो प्रभावित होते हैं। हमेशा इसको लेकर के हंगामा होता रहा। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई, और निर्वाचन आयोग ने यह कोशिश अपने स्तर से बिल्कुल नहीं की कि लोगों के मन में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के किसी तरह का संदेह रहा। जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसने इस लोगों के संदेह को और गहरा कर दिया। प्रक्रिया शुरू होते एक जो मापदंड रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे कोई स्पेशल रिवीजन नहीं होगा। जो रिवीजन होते रहे हैं चुनाव के पहले, वो तरीका अपनाया जाएगा। आपने वो भी नहीं माना। इस राज्य में चुनाव है और आप रिवीजन लिए बैठे हुए हैं, जहां प्राकृतिक स्थिति भी इस लायक नहीं है कि मतदाता अपनी चीजों को लेकर के संवेदनशील हो सके। बाढ़ से घिरा हुआ है, वो भागा फिर रहा है, और बड़ा हिस्सा है, ये नहीं कि 2-4-10 गांव है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये अभिलेख लाइए, वो अभिलेख लाइए। तो इस रिवीजन और जिस तरीके अभिलेख मांगे गए, वो भी लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। ये कहा गया कि घर घर जाकर के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे BLO। लोगों ने बड़े पैमाने पर शिकायत की, उनसे कोई मिला ही नहीं और नाम काट दिए गए। एक ही घर में कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के नाम नहीं है, जबकि लोग उसी राज्य में कई विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में मतदान कर चुके हैं। वो लोगों को, जिंदा लोगों को मृतक घोषित करने के नाम पर उनका नाम काट दिया गया। ऐसी रिपोर्ट आई जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए। और इन शिकायतों को लेकर के निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से सत्तारूढ़ दल, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो एक पूरा का पूरा संदेह का बादल घिरा हुआ है चुनाव प्रक्रिया को लेकर के। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, वह वोट चोरी का मुद्दा बिहार में प्रभावी है। इसको लेकर के लोगों के मन में आशंकाएं हैं, लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। और इसीलिए अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 16-17 लाख लोगों ने ऐसे हैं जिन्होंने नए आवेदन पत्र जमा किए हैं मतदाता बनने के लिए, और तमाम तरह की सतर्कताएं देखी जा रही है। आखिर ये बात कैसे आ रही है? जो ढाका की बात आई कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 80,000 लोगों के नाम के लिए चिट्ठी लिखा है नाम हटाने के लिए। ये बात लोगों की सतर्कता का परिणाम है। लोग देखते नहीं थे कौन क्या कर रहा है, मान के चलते थे कि निर्वाचन आयोग का काम है, पारदर्शी तरीके से होगा। तो जो निर्वाचन आयोग के काम करने के तौर तरीके, निर्वाचन आयोग को नियंत्रित रखने की सरकार की कोशिशें, चुनावों की घोषणाएं,
SIR में अपनाए गए तौर तरीके, इन तमाम कारणों को लेकर के निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। और वह संदेह मुझे लगता है कि और मैंने चुनाव में भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करेगा और एक बड़ा मुद्दा इस सरकार के खिलाफ रहेगा। जी, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ JNU का जी और एक जी वीडियो जी दिखाता हूँ लद्दाख का। थोड़े इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले जी JNU जी का वीडियो। नमस्ते नमस्ते। धनंजय जी, स्पष्ट होना चाहिए कि क्या जो इस पद संचलन में भाग ले रहे हैं वह JNU के छात्र हैं या बाहर से लाए गए लोग हैं? नहीं, बाहर से लाए गए। हाँ, है वही सर, वही मैं क्योंकि कहना अगर चाहने वाला था कि अगर JNU JNU में इतना बड़ा पद इतनी संचलन हो चीजें रहा है हैं। तो बहुत बदला हुआ राजनीतिक माहौल है, एग्जैक्टली, यही तो है। जिसकी संभावना और मैं देखता नहीं। फिर से देख लीजिए, आपको छात्र इसमें से नहीं दिखाई पड़ेंगे, देखिए। नहीं, नमस्ते नमस्ते। नहीं है कौन है, लेकिन ये 100वें साल की तैयारी चल रही है। छात्र भी होंगे, उसमें स्पष्ट नहीं है पोस्ट में, लेकिन ये 100वें साल की तैयारी चल रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? धनंजय जी, ये जो JNU में जो आप देख रहे हैं, इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। आम जो JNU का मिजाज है, उसमें इतने लोग गणवेशधारी जमा हो जाए, तो इसके पहले आपको याद होगा कि JNU में बहुत भयंकर मारपीट हुई थी और लेफ्ट छात्र संगठन के लोगों को हॉस्टलों में और मेस में काफी उनके साथ हिंसा हुई थी और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर वो सब छात्र जो लोग थे उसमें हिंसा में लिप्त लोग ज्यादातर JNU से बाहर के थे और उनको घुसाया गया था। और उसके बाद वहां जिस हिसाब से सरकारें बनी है दिल्ली में और केंद्र में, उसके बाद ये संभव है। JNU में VC आप देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा हो रही है, तो पुष्प वर्षा हो रही है, इसका मतलब पूरी बकायदा तैयारी की गई विजुअल्स के लिए भी और वैसे भी। तो ये जो बीजेपी जो है, बीजेपी में तो ये परंपरा रही है मंदिरों को धुलवाने की। तो ये भी जो जवाहरलाल जी ने जो एक उनके नाम पे जो ये विद्या का जो आधुनिक मंदिर बना है, इसको भी वो अपने हिसाब से पवित्र करने में लगे हैं। तो ये जो है, ये बड़ा खतरनाक दौर है डेमोक्रेसी के लिए। इसके पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रफुल्ल सर ने और सुनील सर ने भी कहा, इन्होंने लिखा है, 5 जन ने लिखा है कि JNU कितना बदल गया। ये वही JNU है जहां कभी आजादी के नारे लगते थे, लेकिन अब RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर JNU कैंपस में शाखा लग रही है और पथ संचलन निकल रहा। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में Gen Z छात्र संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विनय भाई जी ढंग से बता रहे थे बिल्कुल कि जो उन्होंने किया है कि आजादी के लिए नारा अगर लगता था JNU में, तो क्या अब JNU में आजादी का नारा नहीं लगना चाहिए? ये लोग जो परेड कर रहे थे, पथ संचलन कर रहे थे, वे लोग क्या गुलामी का नारा लगा रहे थे? सवाल तो ये पूछा है। सुनील सर बताएंगे, सुनील सर को काफी जानकारी है इस विषय में। वैसे सुनील सर ठीक ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है सो स्वायत्त संस्था है और उसको खुद वो करता है, चुनाव कराने का फैसला करता है।
तो उसकी स्वायत्ता में क्या चुनाव नहीं कराने का भी फैसला शामिल है या नहीं, या 6 महीने का जो समय दिया गया कि 6 महीने के भीतर में ये गठन होना चाहिए, तो इस तरह का कोई प्रावधान होंगे, देखिए क्या होता है वहाँ। लेकिन जेएनयू का वातावरण जिस ढंग से बदला गया है, इसी के खिलाफ तो कन्हैया कुमार लड़ाई लड़ रहे थे और लगातार इसकी लड़ाई होती रही है। देखिए, स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसका 100 साल पूरा हुआ है, पद संचालन कर रहे हैं, वहाँ के प्रशासन ने उनको इस बात की अनुमति दी ही होगी, सहर्ष दी होगी, बल्कि आमंत्रित किया होगा कि हमारे यहाँ भी आपके चरण पड़े, आपकी चरण धूलि से जेएनयू भी पवित्र हो, इस तरह का कुछ अनुरोध किया होगा। अब मुझे नहीं पता है कि इस गण यूनिफॉर्म में कोई भी जो राजनीतिक या सांस्कृतिक शाखाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं काम करती है कि नहीं करती, मुझे नहीं पता है। प्रफुल्ल सर, पहले भी जेएनयू में जो है वो राजनीतिक दल के नेता जाते रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी जाते रहे, पर इस ढंग की मैसेजिंग और इस ढंग का जो माने हिंसात्मक और आक्रामक जो संवाद है, ये कभी नहीं हुआ है। ये ऐसी है जैसे योगी जी जो है बुलडोजर भेज करके सारा रेसिस्टेंस तोड़वाते हैं। उनको पता है कि जो विरोध का जो अंतिम मजबूत किला जो जेएनयू है, उसको ढहाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनके जितने अस्त्र शस्त्र हैं, जितने नैरेटिव्स हैं, वो जेएनयू खंडित कर देता है। वो तो तमाम जगहों से वो उस पर आक्रमण करते रहे, चाहे वो ये कहना कि जेएनयू में बिल्कुल आवारा लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, बने जेएनयू के खिलाफ प्रचार का स्तर इतना नीचे गया कि लोगों ने कहा कि सुबह जाइए, वहां पूरा चारों तरफ कंडोम मिलते हैं, कोई बने उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो मैंने कहा था, शायद उस समय सुन पाए हो या नहीं सुन पाए हो, कि जिस ढंग के आरएसएस और बीजेपी में मानसिकता रही है कि अगर उनकी विचारधारा या उनके मानदंडों के हिसाब से कोई अलग व्यक्ति अगर मंदिर तक में भी चला जाता है तो उसको धुलवाने की उनकी जो परंपरा रही है, तो ये जो आधुनिक मंदिर जो जवाहरलाल जी के नाम पे बना है, जहाँ पे तमाम असहमतियों और विरोध को एक जगह दी गई, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ के छात्र संगठन में एक विदेशी छात्र ने जो है वो चुनावी जीत हासिल की, तो वहां पर जो है इस ढंग की ये है। इसका मतलब जो तैयारी है वो बिल्कुल वैचारिक ढंग से जो जेएनयू की जो वैचारिक किला है उसको ढहाने की तैयारी। बाकी चुनाव आयोग के सामने जो जिस ढंग से तकनीकी आधार पर ये तमाम विरोध की आवाज को ढहाते रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे, वो सब जग जाहिर है। आपको कानून के हिसाब से लगेगा इसमें कोई जगह नहीं है, लेकिन जो असली खेल है वो तो व्याख्या का है ना। जो संस्थाओं में अपने अपने लोग डाल दिए जो उनकी व्याख्या जो है उनके हिसाब से करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कह रहे कि राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है, उन्होंने राज्यपाल अपने हिसाब के लाके बैठाए ही, इसीलिए हमारा एक मित्र है वो कहता था कि दोस्त ये लोटा है, हम कहेंगे गिलास है, तो फैसला कैसे हो। तो बहुत कठिन दौर में हम लोग जा रहे हैं। धनंजय जी, आज मेरा नेट बहुत डिस्टर्ब है। बहुत डिस्टर्ब है जी। सुनील जी, आप क्या कहेंगे जेएनयू वाले प्रसंग पे? जेएनयू में घुसने का प्रयास तो विद्यार्थी परिषद संघ के लोग आज थोड़े कर रहे हैं। ये जो वर्तमान कुलपति को इसीलिए लाया गया, इसके पहले जो कुलपति थे उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जेएनयू का जो वातावरण है और जिस तरीके से वहाँ के विद्यार्थी आते हैं, मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती कि वहाँ विद्यार्थी परिषद या संघ के लोग प्रभावी हो जाएंगे। लोग तो हर जगह रहते हैं, रहेंगे ही, इतना पुराना विश्वविद्यालय हो गया, कभी भी विद्यार्थी परिषद वहाँ अपनी जगह नहीं बनाता।
नहीं तो ये तो प्रयास जो है केंद्रीय सत्ता के दम पर कराने का प्रयास है। ये तो नहीं तो ये मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि संघ का विस्तार सत्ता के संरक्षण में ही होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। वो 100 साल पुराने संगठन में तो ये हालत होनी चाहिए कि देश का बच्चा बच्चा उस संगठन के साथ खड़ा हो जाए, वो दिखाई पड़े। वो तो नहीं हुआ। सरकार जब आती है तब आपको संगठन दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि सत्ता आप अपने साथियों से पूछिए कर्नाटक में संघ कहां दिखाई पड़ रहा है। इस प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिक शाखाएं केरल में लगती हैं, क्योंकि 2 आदमी भी इकट्ठा हो तो मान लेते हैं कि हमारी शाखा लग गई। क्या स्थिति है वहां पर? तमिलनाडु में भी शाखा इनकी लगती है, क्या स्थिति है वहां? उड़ीसा में भी इनकी शाखा लगती है, में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी शाखा लगती है। आप आंध्र प्रदेश में घूम करके आइए और आज के तेलंगाना में घूम करके आइए, क्या इनकी स्थिति है। सत्ता जब इनके पास होती है तब इनका विस्तार बहुत होता है, तमाम सहूलियतें मिलने लगती हैं। लोग इस आकर्षण में भी आते हैं कि इनके साथ जुड़ने से कुछ ना कुछ इनको राजनीतिक लाभ भी मिल जाएगा। आप सोचिए कि जिनको मैं निजी तौर पे बहुत अच्छे से जानता रहा हूं, उनको पिछले 60 सालों में नहीं पहचान पाया। यह सरकार जो सत्ता में आई तो समझ में लगा तो बहुत भारी संघ के समर्थक है ये जानिए आप। मैं कई बार अपने समझ पर मुझे संदेह होने लगा कि आखिर मैं क्यों नहीं भाग पाया। सत्ता के संरक्षण में संघ का विस्तार ज्यादा होता है, और ये विस्तार को आज अगर केंद्र की सरकार हो जाए, एक आदमी कोई पद संचलन कर ले, वहां मिलेंगे ही लोग पद संचलन करने वाले नहीं। आज आप बाहर से लोगों को बुला लीजिए, तमाम लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन जिसमें निर्णय लेने का है, संघ अगर संघ इतना ही प्रभावी होता तो विद्यार्थी परिषद के लोगों की स्थिति होती जेएनयू में, ये मुझे नहीं लगता प्रवेश स्वीकार करेगा। जी सर, सवाल यह है कि वहाँ हमने सुना है कि बार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी प्रवेश देने से इनकार कर दिया था छात्रों ने। हाँ, ये उस समय ये प्रफुल्ल जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का विरोध विद्यार्थी है। मैं जब विद्यार्थी था तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी को घोषणा से मना कर दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वो पत्थरबाजी होगी, पूछिए मत, नहीं आने देना चाहते थे लोग। हॉस्टल खाली करा लिया, मैं हॉस्टल में रहता था, हम लोग हॉस्टल खाली करा कर सड़क पर रहना पड़ा, और गेट में नहीं घुस पाई वो जबरदस्त तरीके से, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस और आनंद भवन अगल बगल है। तो ये इस तरह के विरोध होते रहे हैं। जी मेरा सवाल इससे आगे का था कि वहां अगर प्रशासन जो अनुमति देती है तो प्रशासन के अनुमति देने में छात्रों का और छात्र संगठनों से बातचीत जरूर की जाती होगी, उनका सहयोग लिया जाता होगा, जिस ढंग की वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था है। और अब दौर खत्म हो गया, अब ये दौर खत्म हो गया। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, किससे बात करेंगे आप? इस सरकार ने जो लोकतंत्र का दम भरती है, विश्वविद्यालयों से छात्र संघ खत्म कर दिए। आप सोचिए, संघ की पैदाइश से ढेर सारे लोग इस पार्टी में भी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव अभी हुआ। मतलब आप मैं कह रहा हूँ ना, तो वो बीएचयू में हो रहा है क्या? अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हो रहा है क्या? पटना विश्वविद्यालय में हो रहा है क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहा है क्या? पटना विश्वविद्यालय में हुआ, अभी हाल में हुआ। तो चूंकि वहां नीतीश कुमार की सरकार थी, उसने करा लिया होगा। गुजरात में चुनाव कभी आपको सुनाई पड़ा है कि छात्र संघ के चुनाव हो रहा है? छात्र संघ के चुनाव के खिलाफ इस पार्टी ने माहौल बनाया, और ये बार बार कहते हैं इसी बात पे कि वो एकेडमिक वातावरण प्रभावित होता है। क्यों होता है भाई? लेकिन जेएनयू में चुनाव हुए हैं सर, क्या नहीं हुए हैं? नहीं, वो जेएनयू में चुनाव हुए हैं, कैसे हुए भी देख लीजिए। मैंने लेकिन छात्र संघों को प्रोत्साहित नहीं कर रही बीजेपी। में आंदोलन चल रहा है आज। ठीक है, अब एक और आते हैं लद्दाख में जो हो रहा है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक मिनट, 2 मिनट आप लोग बोलिएगा, 3 बार। लद्दाख का एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूँ। एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, अरे यार, ये कहां से आ गया? ढनर पटर। हाँ, कहाँ गए? ये देखिए, प्रेस ब्रीफिंग दिया, अध्यक्ष है वो, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर बहुत खतरनाक संगीन इल्जाम लगाए कि हम फॉरेन
ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और उन्होंने नेपलीस का, यहाँ पर जो ले में बहुत सारे डोडा वाले यहाँ काम करते हैं, वो कुछ जख्मी है, उसका हवाला दिया। और उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोनम वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है, खासकर हमारे युवा जिनको अगर ये सड़क पर पहुंचाए तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पर टॉक्स किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनको सब ने बड़ा निकाल दिया, जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया और इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। प्रफुल्ल भाई जी, ये जो कह रहे हैं, ये जो लेह एपेक्स बॉडी है उसके अध्यक्ष हैं और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जो हुआ उसमें सरकार जवाबदेह है, सरकार जी, उसके लिए जिम्मेवार है। जी, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो दोनों साथ में 6 तारीख को उनके साथ मीटिंग होनी थी, कह रहे हैं नहीं मीटिंग करेंगे जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता। क्या आपको लग रहा है कि लद्दाख में फंस गया? हाँ, लद्दाख को तो फंसा दिया गया है, इसलिए कि जो लैब है या जो केडीए है, इन लोगों ने पहले ही बातचीत करने की मांग रखी थी, लेकिन जब 6 तारीख को बातचीत फिक्स की गई, समय पर बात नहीं की गई, जिसकी ये बता रहे थे लैब के जो तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बात बताई जा रही थी। अब सरकार की तरफ से ये फीडबैक गया, एक कमेटी है शायद जिसमें एक गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री स्तर के लोग हैं, भारत सरकार की कमेटी है, नित्यानंद राय शायद इसमें है या कोई होंगे, और 2-3 अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, और जो यहाँ से 2-3 प्रतिनिधि होते हैं, इनको मिला करके बात होती है, जो संयुक्त जो वार्ता जो किसी की किसान के संदर्भ में हुआ था। तो इस बार इन्होंने कहा है कि इस सूची में वांगचुक नहीं होने चाहिए, सोनम वांगचुक को बात दे करके वे आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। अब सोनम वांगचुक वहां के प्राकृतिक रूप से उनके अगुआ रहे हैं। अब अगर उनको आप निषिद्ध बताते हैं कि सोनम वांगचुक को बातचीत में शामिल किए बिना भारत सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो बातचीत क्या, किस विषय पर है? बातचीत के लिए तो उनके 3-4 ही तो मांग है। पहली मांग तो ये है कि जो हिल डेवलपमेंट जो काउंसिल है और उसके चुनाव को अभी रोके जाए और उसको स्टेटहुड दिया जाए, इसलिए कि उसमें वादा किया गया था कि उनको अनुच्छेद 6 के अधीन रखा जाएगा। अनुच्छेद 6 का संरक्षण प्राप्त होने से होता ही है अनुसूची जी, अनुसूची 6 में जो कॉन्स्टिट्यूएंस का अनुसूची है और उसमें उनको रखा जाए। लेकिन अनुसूची जैसा उन्होंने शायद अपने घोषणा पत्र में भी इस बात की चर्चा की थी। अब अनुसूची 6 में तो राज्यों को रखा जाता है, किसी खास क्षेत्र को तो रखा नहीं जाता है। और यूनियन टेरिटरी तो की संकल्पना यह है कि वह केंद्र सरकार का अंग है, वह केंद्र सरकार का एक इलाका है, उसका नाम ही है टेरिटोरी। तो टेरिटोरी और स्टेट में तो अंतर है ना, ये टेरिटोरी की स्टेट तो टेरिटोरी पूरी भारत का है, तो उस भारत का हिस्सा है, कोई अलग से स्टेट नहीं है। तो उस समय में सोनम वांगचुक ने अपनी निर्दोषता में इस बात को स्वीकार किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का अगर स्टेटहुड जाता है या अलग किया जाता है और उनको अलग स्टेटहुड मिलता है तो उनके लिए एक अलग सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है 4 से 4.5 प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी है वहाँ की। वहां पर जो बजट आते थे वो बजट अपर्याप्त होते थे और जम्मू एंड कश्मीर सरकार की तरफ से उनका ऐसा कहना था कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके पीछे एक धार्मिक कारण भी था, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों की और
करगिल में शिया लोगों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह के भी कई आरोप। अब ये कहना कि जिन्होंने कहा है, जो सबसे बड़ी मतलब बहुत हिला देने वाली बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का इनको कहा है, उनसे इनका मिली भगत है या इनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। बांगचुक को एंटी नेशनल बताना या उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना, वहां की उतनी कम आबादी में इतने सारे लोग हैं ये बताना, उसके साथ उनको रखना, ये कितने आहत कर देने वाली बात। दूसरी बात कि सरकार तो इसलिए फंसा रही है इसको ना कि उनको चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल वहां चाहिए, उनको उतना बड़ा क्षेत्र है वहां, सोलर एनर्जी का उनको लगता है कि बहुत बड़ी संभावना है, और ये सारे के सारे जिस आदमी को चाहिए उस आदमी पर सरकार पहले से कृपालु है। सी पैक का रास्ता वहां से है जो चाइना और इनका पाकिस्तान का साथ ही साथ है। तो ऐसी स्थिति में जानबूझ करके उनकी नजर उस पर फंसी हुई थी और लगी हुई थी, और ये भारत सरकार ने, भारत सरकार के हितैषियों की इच्छा के अनुसार ये सब किया जा रहा है। इसके पीछे राजनीतिक जरूरतें उतनी नहीं है, लेकिन याद रहे कि लद्दाख का महत्व सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत है, और अगर उस पर कंप्रोमाइज किया जाता है सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण या व्यावसायिक लाभ के कारण, तो ये बहुत बड़ा डिसास्टर होगा, भारत नेशन के लिए डिसास्टर होगा। इस बात को समझना चाहिए। जो मणिपुर में हुआ है, मणिपुर से यहाँ पर बदतर हालत हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अगर इसका प्रतिरोध नहीं हुआ, जो वहां हुआ है लेह और लद्दाख में हुआ है, उसकी अनुगूंज अगर मुख्य मेनलैंड पर, धरती पर, गंगा जमुना के दोआब में अगर उसकी अनुगूंज नहीं आती है, यहाँ के राजनीति में उसकी चर्चा नहीं होती है, उसका उसके एक किसी तत्व का प्रभाव यहाँ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हमारे एक राष्ट्रीय संकट का विषय तो ये है ही, और ये हमारे लिए राजनीतिक संकट है कि हम इस तरह की, केंद्र सरकार सब कर सकती है और करती आई है, संविधान में प्रावधान है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड ले लेने का, और इसको ले लिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि अगर ये रह गए तो और 2-4 स्टेटों में ये स्टेटहुड को अपने ढंग से करने का प्रयास करेंगे। और ये तो सभी को, राज्यों को समझते हैं कि सारे राज्य जो है तो केंद्र सरकार की टेरिटोरी है, ये टेरिटोरियल एटीट्यूड ये डेवलप कर रहे हैं, इनको फेडरेशन नहीं टेरिटोरी मान रहे हैं। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात हो सकती है कि इनको जैसे स्टेटहुड उसको कुछ करें, उसमें उनके सीमांकन वगैरह, जैसे उत्तराखंड हो जाने के बाद अभी हरित प्रदेश की बात चल रही थी, तो वहां और भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं जिसको ये अपने निर्देशन में रखना चाहते हैं। इसके लिए पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी की तो जो योजना है, लेकिन इनका एटीट्यूड यही है, स्टेट को टेरिटोरी में बदल दिया जाए। जी ठीक है। सुनील जी, आप इस पे क्या कहेंगे? छोटा सा कमेंट आपका। नहीं, लेह की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। ये यही लेह के लोग हैं जिन्होंने धारा 370 खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद उनको उम्मीद थी कि उनके इलाके की जो प्रगति होगी, उनके इलाके में रोजगार के अवसर बनेंगे, वहाँ की जो क्षेत्रीयता है, वहाँ की जो कला है, परंपरा है, भाषा है, बोली है, उसका संरक्षण होगा। उससे इन लोगों को निराशा हाथ लगी। निश्चित रूप से 370 के अधीन जब थे तो इनके इलाके सुरक्षित थे, वहाँ इनकी अपनी परंपराएं थी, बाहर के लोगों का वहाँ आने जाने का क्रम नहीं था कि जाकर के कोई वहाँ की प्राकृतिक चीजों के साथ खिलवाड़ कर सके। 370 खत्म होने के बाद वो भी एक खुला हुआ क्षेत्र हो गया। अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों को भी तो आपने दिया है नहीं, उसमें 371 के तहत 6वीं अनुसूची में आपने जगह दी है। क्यों दी है? क्यों? वह आदिवासी इलाके हैं, वहाँ की परंपराएं अलग हैं, वहाँ की सभ्यता अलग है, वहाँ की बोली उन्होंने थोड़े दिया है, वो तो दिया है पिछली सरकारों ने दिया। नहीं, सरकार की बात में कर रहा हूँ, सब देश की बात में कर रहा हूँ। देश ने स्वीकार किया है ना उनको, तो वही स्थितियां लेह में भी है। लेह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एकदम सरपट आप दौड़ते हुए चले जाइए और लाखों हजारों की संख्या में मौजूद हो जाइए, वो संभव नहीं है। तो आप अगर वह इलाका ऐसा है जो अपना संरक्षण चाहता है और उसका संरक्षण होना भी चाहिए, वो तार्किक भी है, क्यों नहीं देंगे आप? आपने वहां सचिवालय बना दिया, वहां हिल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी,
उन काउंसिलों को किनारे करके आपने सचिवालय बना दिए, सेक्रेटरिएट बना दिए, डिप्टी कमिश्नर्स आपने बना दिए, नियुक्ति एक नहीं की। उन ऑफिसों में काम कौन करेगा? काउंसिल में जो काम करने वाले लोग थे उनको आपने अपने सचिवालयों में तैनात कर दिया। काउंसिल डिफंक्ट हो गई, आप उनसे बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। काउंसिल का मतलब आप पे वो काउंसिल वहां के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो अपनी जरूरतों के अनुसार वहां का शासन चलाते हैं, गवर्नेंस चलाते हैं, आप उनको चलने नहीं दे रहे हैं। तो और अगर आप वहां की मांगों की बात करना, मांगों के संदर्भ में बात करने की बात आएंगे तो अपनी शर्त लगाएं कि इनको मत बुलाओ, उनको मत बुलाओ, ये नहीं शामिल होंगे, वो नहीं शामिल होंगे, ये कैसे चलेगा? सरकार को तो ये चाहिए कि जो व्यक्ति जिसकी एक अपील है, जिसको लोग सम्मान करते हैं, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, उसका सहारा लेकर के वहां की समस्याओं का समाधान कराए। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ पोलराइजेशन करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं इस तरीके से, ये तो उचित नहीं है। जो इन्होंने एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस का जो निर्णय है, निश्चित रूप से अपनी मांग पड़े रहेंगे। सोनम वांगचुक केवल ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक लाभ के लिए या अपने निजी लाभ के लिए उस इलाके में सम्मान के पात्र है। बहुत काम किया उन्होंने और लगातार कर रहे हैं। वहाँ के जो ड्रॉप आउट्स विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए ढेर सारे उनके अपने पेटेंट्स हैं, ऊर्जा संरक्षण के लिए कितना काम किया उस व्यक्ति ने अपने पहल पर, अपने निजी संसाधनों के साथ। और आप उस आदमी को कह दिए कि साहब ये तो देशद्रोही है। अरे जिस पाकिस्तान यात्रा की वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान यात्रा तो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था वो संयुक्त राष्ट्र के अधीन आयोजित किया गया था और डॉन अखबार वहाँ उसके आयोजकों में एक था। कोई विदेश यूं चुपके चला जा सकता है क्या? जानकारी में गए थे वो, और आप उनकी तारीफ करते रहे। और ये भी ये वीडियो सार्वजनिक है कि उस पाकिस्तान के उस कार्यक्रम में भी वांगचुक जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, इनकी कोशिशों की तारीफ की थी। कोई उन्होंने इस तरह के बयान तो दिए नहीं किसी भी तरह किसी भी क्षेत्र में। तो ये उचित नहीं है जो उनका कहना है। वो सुनील जी अगर प्रधानमंत्री की बुराई करते तो अरेस्ट कर लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बात कर रहा, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में हम रहते हैं, आलोचना करना हमारा अधिकार है। लेकिन आप कह सकते हैं कि फॉरेन सॉइल पर भी जाकर के हमने प्रधानमंत्री के बारे में जो मुझे कहना चाहिए उन्होंने कहा। लेकिन आप उस यात्रा को कहिए कि साहब आ गए और इनसे मिले हैं, उनसे मिले हैं। अरे लेह की सीमा ही मिलती है चीन से और पाकिस्तान से। आप खुद सोच रहे चाहिए कि कितना संवेदनशील इलाका है। और किसी भी तरह का अनरेस्ट, किसी भी तरह का नाराजगी ये कहीं से उचित नहीं है। लोगों को, वहाँ के लोगों के मांगों को सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। वांगचुक साहब को तत्काल रिहा करना चाहिए और वहाँ के समस्याओं के समाधान के वार्ता में उनको शामिल किया जाना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी लोकप्रियता का उपयोग देश हित में होना चाहिए। जी जी। तो जेएनयू में आरएसएस की शाखा लगेगी, लेह में जो है वो जो वहाँ के स्थानीय लोग चलाने के बजाय जम्मू से भेजे जाएंगे या कहीं और से भेजे जाएंगे उपराज्यपाल, वो चलाएंगे। दिल्ली से शासन चलेगा, मणिपुर में चलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। और ये तमाम सब चल रहा है। चुनाव आयोग अलग अपना खेल चला रहा है। बिहार में क्या होगा वहां असमंजस की स्थिति है। तो पूरे देश में एक तरह से कहिए कि केओस वाली स्थिति, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके सम्मत, किसके अनुसार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सुनील जी चल रहा है अभी, पुलिस वाले हम तुम्हारे साथ हैं, लठ बजाओ, ऐसा जुलूस निकल रहा है। तो अब लठ बजाओ, पुलिस वाले को लठ बजाने के लिए साथ की जरूरत है। तो ये जिस दिशा में ले जा रहे हैं देश को, बहुत अच्छी दिशा नहीं है। बहरहाल ये सोचना देश के नागरिकों का काम है, चूंकि अभी भी लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तब देखा जाएगा क्या होगा, कौन निर्णय लेगा। लेकिन अभी लोकतंत्र है, इसलिए हमें भरोसा है कि लोग जो है वो सही निर्णय लेंगे, गलत को गलत और गलत सही को सही कहेंगे। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल भाई आपका आभार, सुनील भाई साहब आपका आभार। हमारे साथ विनय भाई थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका भी आभार। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे सुबह 10:30 बजे। धन्यवाद।